वेल सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ड्रॉ ऑल द कंसेप्ट। और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंडक्टिव पढ़ लिया है ना, रेजोनेंस पढ़ लिया और एरोमेटिसिटी पढ़ ली। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इस चीज़ को हम लोग डिस्कस, एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, बट जो हमारे ये दोनों हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रेजोनेंस से भी ज़्यादा होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? ये इन दोनों के मध्य में आता है, इन दोनों के बीच में आता है हाइपर कंजुगेशन। मतलब हाइपर कंजुगेशन जो है, इंडक्टिव में क्या होता था? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती थी। रेजोनेंस में क्या होता था? पाई इलेक्ट्रॉन्स की टोटल शिफ्टिंग होती थी। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पाई दोनों का कॉन्जुगेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विथ फ्यू पॉइंट्स, जो कि अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जो पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के जैसा मैंने कहा, इसे हम लोग सिग्मा पाई, 1 सेकेंड, ठीक है लिखे, सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है विच इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें कौन कौन से किस तरह की शिफ्टिंग मिलती है किस किस एटम्स में? तो यहाँ शिफ्टिंग मिलती है दो तरह के एटम्स में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्टिंग हम लोग देखेंगे। और कार्बन और ये कोई एक्स एटम है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स में हम लोग शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअली में यहाँ पर कंजक्शन क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज वेरी ब्यूटिफुली एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी ये बताता है, एल्कीन या फिर एल्काइन। हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अभी धीरे धीरे आएगा, सब चिंता ना करिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, अभी तो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स, जनरली इट डज नॉट एक्सप्लेन्स कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रिपल्शन फैक्टर। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, सॉरी फैक्टर इलेक्ट्रॉन नहीं, और इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर की वजह से हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस कहते हैं। अब चलिए कैसे पता करते हैं। सो लेट मी टेक अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल। एल्कीन का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। एल्कीन, और सबसे बेसिक एल्कीन ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ठीक है। ये एल्कीन मैंने लिया। अब देखिए खास बात क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। इस एल्कीन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, सिंस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देकर यहाँ पर बना देता है पाई बॉन्ड। रेड कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर बना देता है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है लोन पेयर में। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। अब इसी वजह से इसको हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, इसका किसका, सिग्मा और पाई दोनों का, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो उसके बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर मैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से बनाऊँ कुछ इस प्रकार से देखिएगा। और यहाँ H+ यहाँ है। जस्ट मिनट, थोड़ा साफ सुथरा कर दे। ब्लैक इरेजर लेते ही इरेजर गायब हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमारे पास कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन स्ट्रक्चर हो रहा है। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन को दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और कॉन्जुगेशन हमारे पास ये बनता है। इसी प्रोसेस को कहेंगे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की बात हुई है, तो सिर्फ इस हाइड्रोजन की बात हुई है, ये बाकी दोनों हाइड्रोजन से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन भी बॉन्ड तोड़कर H+ बना सकते हैं, है ना। इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यानी कि अल्कीन को छोड़कर, इस पार्ट को छोड़कर जो कंपाउंड होगा, इस पार्ट को छोड़कर जो भी कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, एंड उस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो बात हो गई इस पॉइंट की। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, H+ और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। जीरो बॉन्ड है कार्बन और H+ के बीच में, इसीलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बट सिग्मा पाई रेजोनेंस के फॉर्म में हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वो, क्योंकि वो तो रेजोनेंस का कैरेक्टर हो गया। मतलब यहाँ पर आपको इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब सिग्मा और पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या फिर सिग्मा पाई रेजोनेंस, ओके। और इस केस में क्या हुआ है, CH, ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है जैसा कि मैंने बताया। अब ये अलग अलग इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, जिसको अभी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्यों नहीं एक्सप्लेन करता, ये भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन CC बॉन्ड। अब देखिए कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ, ये बस क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो गया, एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बॉन्ड को डिस्टर्बेंस नहीं किया गया, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि किस तरह से इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करता है। तो ये तो बात हो गई एल्कीन की, है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एल्कीन, यहाँ मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास कार्बोकैटायन। व्हाट इज अ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन है ये, कोई कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको समझना होगा तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर वाइज समझा देता हूँ। अगर हम लोग कार्बन को कंसिडर करते हैं तो कार्बन के पास
ये पी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और क्या हो रहा है, कलर, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ओवरलैप कर गए, हाइड्रोजन का वायनस और कार्बन का ओवरलैपिंग हुई है। कार्बन का है ना, 1 2 1 2। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जब जाएगा तो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी शो करेगा, 1 2 3 4। तो कार्बन अपने पी ऑर्बिटल्स में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, sp3 ठीक है। अब देखिएगा, ये तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा है बेसिकली, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के थ्रू शिफ्टिंग करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है उधर डोनेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा और स्टेबिलिटी कार्बन की, कार्बोकैटायन की बढ़ेगी। यानी कि ये जो CH3 है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ ओवरलैपिंग होगी तो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स भरेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो किसका केस हो गया, कार्बोकैटायन। अब आता है किस किसका, फ्री रेडिकल। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग तीनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, इंडक्टिव से भी एक्सप्लेन करते हैं, रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इन सब में डोमिनेटिंग कौन है, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तीनों से एक्सप्लेन हो जाती है, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे डोमिनेटिंग है रेजोनेंस, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे पर इंडक्टिव। इंडक्टिव इसीलिए सबसे कम है क्योंकि यहाँ पार्शियल होता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में टोटल होता है, लेकिन सिग्मा पाई दोनों। ठीक है, और इन तीनों को डोमिनेट करेगा, इन तीनों को डोमिनेट जो करता है वो कौन है, वो है एरोमेटिसिटी। मतलब अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया या फिर एरोमेटिसिटी दिख गई कंपाउंड में, तो हम लोग ना अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे ना कुछ काउंट करेंगे, ना रेजोनेंस देखेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे आगे चलकर हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कितने कितने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कितने अल्फा आर्च हो गए, 3 अल्फा आर्च हो गए। मतलब जितने ज़्यादा अल्फा आर्च होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। अब अगला केस क्या आता है, फ्री रेडिकल का। व्हाट इज अ फ्री रेडिकल, तो अगर कोई कंपाउंड है CH3 और अगर ये हाइड्रोजन अपने आप से होमोलिटिक फिजन कर रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड होमोलिटिक फिजन कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसकी वजह से हमारे पास एक फ्री रेडिकल फॉर्म होता है जो जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इस फ्री रेडिकल का भी सेम केस है कि कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये CH2 और फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं इस वैकेंट ऑर्बिटल्स में, 3। तो 3 अल्फा इसके पास हुए, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी अपनी बढ़ाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक और बात मैं कहूँ कि 1 सेकंड में ये जो बॉन्ड, ये अल्कीन के केस में 1 सेकंड में, अल्कीन के केस में 1 सेकंड में ये लाखों बार बॉन्ड टूटते हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इसीलिए डीलोकलाइज होता है क्योंकि 1 सेकंड में हमारे पास बेसिकली लाखों बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑकर होता है। ऑलराइट, तो इतना केसेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाँ,
एक और जो बचा हुआ है कार्बो एनायन का केस, जिसका मैंने बताया था अभी कि इसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते, तो क्यों, देख लीजिएगा। कार्बो एनायन कौन सा कंपाउंड होता है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, सारे कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, है ना। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये फिल्ड है, क्या है, फिल्ड है, फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ये वैकेंट नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देना भी चाहेगा तो फिर ये नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। यहाँ पर बेसिकली रिपल्शन क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और जहाँ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी कि कार्बन आयन के केस में सिंपल है, 1 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा अल्फा एच होता जाएगा, ज़्यादा, यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा एच है, जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप्स जुड़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन के थ्रू, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, है कि नहीं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर रहा है सिग्मा पाई रेजोनेंस के थ्रू, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऑल राइट। तो ये बात होगी कार्बन एनायन के केस में, इसी वजह से इसका हम लोग स्टेबिलिटी बता नहीं सकते, बिकॉज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिपल्शन फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। ऑल राइट, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस की, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसके, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना होगा, तो दैट क्वेश्चंस लगेंगे इसी से। हैशटैग पॉइंट है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और फ्री रेडिकल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जनरली ये देखा गया है। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए, तो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग क्वेश्चंस। सबसे नॉर्मल एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH चार्ज है, CH2 CH2 CH3। सो इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है ना, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस केस में कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो नंबर ज़्यादा अल्फा जो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल बढ़ेगी, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, और ऊपर मैंने थोड़ी सी ये पूछ निकाल दिया, एंटीना निकाल दिया, प्लीज़ इग्नोर माई दिस मच बैड जोक।
उसके बाद पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह स्प्रेड कर दिया गया, जैसे कहाँ कहाँ, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल। तो ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन 3, 6, 1, 7। यस करेक्ट, सॉरी 7, हाँ 7। कितना होगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने होंगे? 2, 2 + 2 4, 4 + 1, हाँ 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो डेफिनेटली दिस विल बी। एक और नॉर्मल एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल। सो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 4 चीज़ें कंसिडर करते थे: एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। इन लोगों को भी आप इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट कर इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सबसे पहला ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा, उसके बाद तीसरा, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सेम आएगा, बट जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो हम लोग का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर। मतलब क्या एक्चुअली में हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मैं इसका बनाऊँ तो C है, H है, H है, H है, C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये प्लस चार्ज है। ये अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, क्या बनेगा? H, C, H, डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। सो आप देख सकते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस यहाँ पर हो गया। कैसे? हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए। सो अगेन यू कैन सी हियर, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है सिग्मा पाई रेजोनेंस के थ्रू, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर H+ यहाँ ऊपर है। ठीक है, तो कार्बन और H+ के बीच में नो बॉन्ड है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इस केस में कि कितने हाइड्रोजन इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड बनाए, कितने हाइड्रोजन बना पाएंगे? 3, 3, 6, 3, 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अगला। ये एक अच्छा सवाल है। ये प्लस चार्ज है, यहाँ कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? 1, 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है ना। सो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल, बट जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हम लोग आपको प्रायोरिटी रखनी है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी की प्रायोरिटी रखिए। एरोमेटिक, उससे कम क्या होगा? रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, और उससे कम भी क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में अगर आप देखेंगे इस कंपाउंड में, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस का फैक्टर जैसे आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, एंड डेफिनेटली व्हाट विल बी द केस हियर? द केस विल बी दैट दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो, इसीलिए। ठीक है, ऑलराइट, अगला सवाल।
ये अगला सवाल मान लीजिए आपके सामने है, ठीक है। हाँ, इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन इसके पास अल्फा होंगे? 2, 2 एंड दिस विल बी 1, सो 2 + 2 4 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ कितना होगा? 2, 2 + 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अगेन अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, इस पर दिमाग लगाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3, एक, एक तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? लेकिन एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, अब आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है इस केस में। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप देख सकते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। यहाँ कितने हैं? 4n + 2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो हकल्स रूल के अनुसार साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। और जिसकी वजह से एरोमेटिक का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो एरोमेटिसिटी जैसे आएगी तुरंत बाकी चीज़ें आपको कंसिडर नहीं करनी है। ऑलराइट, इस पर और भी सवाल आगे चलकर लेक्चर्स में अगर हम लोग को एक वीडियो बनाना पड़े, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो मैं ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस पर सिर्फ। जैसे ये एक सवाल है, अगर इस केस में यहाँ अल्कीन है, कितने हाइड्रोजन है? 2, 2, 2, 2, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 8, और यहाँ 1 2 3, तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। इतने केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ऑल राइट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का एक खास बात जो मैं बता दे रहा हूँ, कि अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हाइब्रिड बनाता हूँ, जैसे किसका, ये चीज़ तो समझा दी, बट फिर भी समझा देता हूँ एक बार दोबारा। ये कार्बोकैटायन है, ये तीनों हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाकर इसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। एक एक करके अगर मैं बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड क्या कैसा होगा? कुछ ऐसे। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? वैसे ये बॉन्ड को आपको पार्शियल बनाना चाहिए, इन सारे बॉन्ड। राइट अगेन, ठीक है। ऑल राइट, ये यहाँ पर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपने देख। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या है? एल्कीन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, लेकिन अब हम लोग सेम केस कंसिडर करेंगे इसमें भी। तो इसमें भी एक हैशटैग पॉइंट है विच यू हैव टू कंसिडर कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज़ को आपको कंसिडर करना होगा। अब देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक साइक्लोहेक्सेन इन द कलर, एंड पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं 1 2 3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड है, अब आपको बताना स्टेबिलिटी। सो एज अ टोल्ड अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करने होंगे। ये एल्कीन है यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। 3 + 3 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। यहाँ पर CH3, तो 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल। अगला सवाल। हाँ, ये जो सवाल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या है? बड़ा कंपाउंड है थोड़ा सा। CH3, let me write down the question first. कंपाउंड अच्छा है, थोड़ा बड़ा सवाल है, बट डोंट वरी, इट्स इजी। ओके, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कि इससे ना काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए अच्छा सवाल बनता है। ऑल राइट, तो ये हमारे पास कितने कंपाउंड्स हो गए हैं? 7 कंपाउंड्स हो गए हैं। इन सब की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। सो लेट्स बिगिन। ये एल्कीन है, इसके पास, एल्कीन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए एल्कीन, एल्कीन कहाँ कहाँ है ये भी देख लीजिए। अब मैं अच्छे से ज़रा बना देता हूँ एक। ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। अब इन सब के अलावा जो भी कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। सो यहाँ कितने अल्फा कार्बन है? 3 + 3 6, 6 6 3 9, 9 3 12, तो 12 अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके हाइड्रोजन को काउंट करना, इसलिए इन दोनों हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली पहले 3 केसेस में ये प्रायोरिटाइज करेगा, ये है, ये तीनों ज़्यादा स्टेबल। अब देखिए ये तीनों में 6 6 6 हैं। अब कैसे इनको कंसिडर करना है? तो कंपाउंड कैसा है मैं दोबारा बना देता हूँ, ऐसा है। एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, और एक ही कंपाउंड है। गलती कर दी? हाँ, यहाँ पर कुछ गलती हो गई मेरे से, सॉरी।
यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस केस में अगर मैं देखता हूँ, ये पहला केस में मान लेता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। सो 6 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में है। आपको क्या कंसिडर करना है, ये देखिएगा कि अगर एक कार्बन में दोनों कार्बन, अगर एक कार्बन पर दो दो CH3 ग्रुप्स अटैच्ड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पीछे रीज़न क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैं इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये बनता है, ये बनता है, और यहाँ CH2 हो जाता है माइनस, है कि नहीं। और इस केस में देखिएगा सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, इस CH3 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, ये बाकी वैसा रहेगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये H है, ये CH3 है ना। अगर इन दोनों का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, एक H+ निकाल कर नो बॉन्ड रेजोनेंस बनाना है अगर मुझे, ऑलराइट। सो व्हाट एक्चुअली यू आर सीइंग हियर, लुक इट प्रॉपरली, लुक हियर प्रॉपरली। यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है। दोनों में कुछ खास बातें हैं, खास बातें हैं, ये मोस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल, क्यों? दिस इज 1 डिग्री कार्बो एनायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बो एनायन। अब 1 डिग्री कार्बो एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री, बट वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों है, ये भी देखिए। As you can see here, we are having a beautiful group which is CH3, which will give electrons due to plus I effect, है ना। तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो CH3 प्लस आई के साथ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, यानी कि इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ऑल राइट, वाओ वाओ वाओ। तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो घटेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। इस जिस वजह से 1 डिग्री कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री। मतलब ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं, स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू दिस कंपाउंड। मतलब फर्स्ट स्टेबल मोर स्टेबल देन सेकंड। अब सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में देखिएगा, इस केस में भी अगर मैं यही चीज़ करता हूँ तो भी दोनों में 2 डिग्री बनेगा, दोनों में 2 डिग्री अनायन बनता है, ठीक है। तो दोनों में क्या अब डिफरेंस कहाँ, अब कैसे पता करेंगे, तो लेट मी टेल यू। ये देखिएगा, ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप्स है, दे आर बल्की ग्रुप्स। अब बल्की ग्रुप्स के होने की वजह से ये दोनों एक प्लेन में, जिसके जो ये दोनों ऊपर हैं, तो इसकी वजह से दोनों रिपल्शन एक दूसरे से क्रिएट करेंगे। कैसे? अगर मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ CH3 तो CH3 ग्रुप्स बल्की होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्शन जनरेट होगा, और रिपल्शन जनरेट होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन होगा, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन। और इस केस में आप देखिए दोनों बल्की ग्रुप्स कहाँ कहाँ अल्टरनेट पोजीशंस पर है, दोनों बल्की ग्रुप्स कहाँ कहाँ अल्टरनेट पोजीशंस पर है, जिसकी वजह से अगेन दिस कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। इन दोनों के नाम भी हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसब्यूटटूइन, और इसको बोलते हैं सिस ब्यूटटूइन। आगे चलकर आपको ये बहुत मिलेंगे, आगे चलकर बहुत सारे कंपाउंड्स। इन दोनों की स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में बन सकते हैं, तो आपको देखना होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये समझा दिया, मतलब अगेन अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, एंड डेफिनेटली 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा 3 अल्फा हाइड्रोजन से, और 3 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होगा 0 अल्फा हाइड्रोजन से। तो इस बड़े एग्जाम्पल के थ्रू एल्कीन का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इट्स क्लियर? यस, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो अब एक कुछ कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक और चीज़ अब मैं समझा देता हूँ जो इसी से रिलेटेड है बेसिकली, कि
हम लोग बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन होगी, या फिर बॉन्ड लेंथ कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो लेट मी ड्रॉ ए कंपाउंड, वही कंपाउंड वापस, ठीक है? इसका अगर मैं बनाता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है? व्हाट विल बी द हाइब्रिड? देखिए इस तरह से तीन हाइड्रोजन का बना सकते हैं हम लोग, बट मैं आप सीधा हाइब्रिड बनाता हूँ। हाइब्रिड क्या होगा इसका? हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। खास बात ये है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहले से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में था, इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसी ऑलरेडी मैंने पॉइंट में पहले लिखवाया था कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, भले यहाँ पर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको समझना होगा। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज। ऑल राइट, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस आते हैं, तो बॉन्ड लेंथ का जैसा मैंने समझाया बताया कि बॉन्ड लेंथ के केस में कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, तो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन रहा है ना? सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर। अब कैसे कंपेयर करना है? ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ घट रही है। ऑलराइट, तो एक सवाल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगला सवाल है, थोड़ा सा मैं स्लाइड कर दूं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और CH2 डबल बॉन्ड CH। इन सब केसेस में आपको बताना है बॉन्ड लेंथ क्या है। मान लीजिए अगर इसकी बॉन्ड लेंथ है L1, इसकी बॉन्ड लेंथ है L2, हाँ बहुत बेकार कलर मैंने चूज, सॉरी, अच्छा कलर चूज। मान लीजिए इसकी बॉन्ड लेंथ है L1, की बॉन्ड लेंथ है L1, की बॉन्ड लेंथ है L2, ये बॉन्ड लेंथ है L3, और ये बॉन्ड लेंथ है L4। तो विच वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ का? जैसे कि मैंने कहा, सिग्मा बॉन्ड इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो L1 सबसे पहले होगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ होगा? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यस ऑब्वियसली। ये एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ पर ये ऐसे यहाँ जाएगा। इस केस में भी यहाँ ऐसा होगा, है ना? सो व्हाट यू कैन सी, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। 100% सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा, वो इट विल बी द लॉन्गेस्ट वन, है कि नहीं? यहाँ पर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसको इंक्लूड कर, इसको छोड़कर 6, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा,
इसीलिए यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी L2 में भी, और L3 में भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। लेकिन सिंस L3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, इसी वजह से बॉन्ड लेंथ L3 की ज़्यादा होगी। उसके बाद L2 के बाद L4, L4 पाई बॉन्ड है, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा वो लॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए L1 सबसे पहले। अब L2 और L3 को कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, यहाँ पर ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये 6 बार टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बात होगा, बट अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसा होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा बढ़ेगी, पाई बॉन्ड ज़्यादा सिग्मा बनेगा, बिकॉज ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, बिकॉज ऑफ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसीलिए L3 इज ग्रेटर देन L2, एंड सिंस डबल बॉन्ड इज छोटा बॉन्ड है, इसी वजह से L4 सबसे कम हो गया इसका, ठीक है। और भी चीज़ें थी डिस्कस करने की, बट सिंस टाइम इज़ ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग अब हम बेसिकली किसके बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट, लेक्चर एंड होने से पहले कुछ और सवाल मैं भूल गया करवाना, तो उस सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कैसा सवाल है, एक सवाल ऐसा है, एल्कीन की स्टेबिलिटी पर है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू आपको समझाना है। इस केस में कितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस एरोमेटिक रिंग के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं, ठीक है। द सेम वे अगर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, बेंजीन मैंने लिया, एंड एक साइक्लिक रिंग, यहाँ पर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, और यहाँ वंस अगेन एज आई टोल्ड कि आपको एरोमेटिक कैरेक्टरिजेशंस और इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना होगा, तब हाइपर कॉन्जुगेशन पर आना होगा। इसी केस में, इस केस में एरोमेटिसिटी वाला कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल। जैसे कि ये सवाल है, वन अल्फा हाइड्रोजन है ना, और यहाँ 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो गए किसके, अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेशन के। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन बेंजीन मॉलिक्यूल, और साथ साथ हम लोग +H और -H भी देखेंगे, +H और -H भी देखेंगे, ठीक है, +H एंड -H इफेक्ट। उसके बाद हम लोग हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल कम टू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देखा, सो लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।